अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका यूनिट नंबर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो अब तक हम लोग इस चैप्टर में ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ चुके हैं जो कि आपके इस सिलेबस में इंक्लूड थे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसा कि इसका नेम ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं आपके पास, इंटर मीन्स द इन बिटवीन। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं दीज आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो अगर हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि आपके पास जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। In addition to strong bonding forces, relatively weak forces also exist in between the molecules, which are called the intermolecular forces। ठीक है, मीन्स कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं दो एटम्स के दरमियान में, ठीक है, उनके अलावा वहाँ पे कुछ वीक फोर्सेस भी मौजूद होती हैं जिन पर हम बोलते हैं दीज आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पे हम इनको वीक क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इनको वीक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपके पास जो बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं, मीन्स कि जिन फोर्सेस ने बॉन्ड बनाया होता है उनके कंपैरेटिव ये बहुत वीक होती हैं। ठीक हो गया। हमें पता है कि आपके पास जो एटम्स होते हैं उनको फोर्सेस ने होल्ड किया होता है। ठीक है, मीन्स कि उनको कुछ आपके पास कुव्वतें ऐसी होती हैं जिन्होंने उनको आपस में ज्वाइन किया होता है। क्लियर। तो वो जो आपके पास फोर्सेस होती हैं वो मिलकर बॉन्ड बनाती हैं, उनको हम बोलते हैं दीज आर द बॉन्डिंग फोर्सेस। ठीक हो गया। तो अब उन बॉन्डिंग फोर्सेस के अलावा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। बॉन्डिंग फोर्सेस जो है आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें HCl का, ठीक है, तो ये देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में मिलकर बॉन्ड बनाया। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन क्लोरीन, ये भी हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये जो मैंने ब्लैक डॉट्स से शो किया है ना, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को शो कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मोलिकुलर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, HCl का मोलिकुल है। अब यहाँ पे ये इस HCl के पास दूसरा HCl का मोलिकुल आएगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो अब आपके पास ये जो ब्लू लाइंस मतलब मैंने ड्रा की है ये आपके पास बॉन्ड शो कर रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में। ठीक है, और ये जो ब्लैक डॉट्स है ये आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है शो कर रही हैं। इसके अलावा आपके पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं इनको ब्रेक करवाना हमारे लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, हम लोग बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ इसको ब्रेक करवा सकते हैं, जबकि आपके पास जो केमिकल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करवाने के लिए हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं HCl, इसी में देख लेते हैं कि आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक करवाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और जो आपके पास है बॉन्डिंग फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड उसको ब्रेक करवाने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अब हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इसकी एनर्जी जो ब्रेक करवाने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगी 17 किलो जूल। ठीक है, और जो आपके पास है केमिकल बॉन्ड, ठीक है, मीन्स कि ये वाला ब्लू में, इसको ब्रेक करवाने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 430 किलो जूल। ठीक हो गया। तो अब आप खुद ही इसमें देखिए कि जो 17 और 430 मोर देन 400 इनमें डिफरेंस है। क्लियर। तो इसलिए हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं और हम बहुत ईजी इसको ब्रेक करवा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड।